Like and subscribe my YouTube channel Kamlesh BRC Kudrar. मित्रों नमस्कार। आज अपने इस YouTube चैनल YouTube वीडियो में मैं आपके बीच उपस्थित हूँ विराम चिन्हों को लेकर। लिखित भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटि चिन्ह या हंसपद चिन्ह जिसे कहते हैं, और संक्षेप सूचक चिन्ह। तो इन 12 चिन्हों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह पर। पूर्ण विराम चिन्ह, आप देखें पूर्ण विराम चिन्ह का सिंबल ये है। यही संकेत हम वाक्य में प्रयोग करते हैं जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप बोलते हैं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग हर प्रकार के वाक्य के अंत में होता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। केवल जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। बाकी सभी प्रकार के वाक्य जब खत्म होते हैं तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। उदाहरणतः आप देख लीजिए, राम पढ़ता है, इसके अंत में जो पाई है वह पूर्ण विराम है। करीम गाता था, इसके अंत में जो है वह पूर्ण विराम है। रीता विद्यालय जा रही है, वह इसके अंत में पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम हमें बताता है कि अब वाक्य खत्म हो गया, यहाँ पर हमें रुकना है और फिर से दूसरा वाक्य प्रारंभ करना है। तो इस प्रकार पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। आइए दूसरे विराम चिन्ह पर बात। तो दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम, जिसका आप सिंबल ये देख सकते हैं। अर्ध विराम का सिंबल ये है जिसको अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं। तो अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पूर्ण विराम जितना वाक्य में न ठहरना हो बल्कि पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहां हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य लिखते समय जहां पूर्ण विराम के लगभग आधा वक्त तक, आधा समय तक ठहरना हो, वहां हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और यह प्रयोग होता है उपवाक्यों पर जोर देने के लिए, विपरीत अर्थ प्रकट करने की दशा में हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लें, काले बादल तो छा गए। अब यहाँ अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है, इनका पानी न जाने कहाँ गया। काले बादल तो छा गए, इनका पानी न जाने कहाँ गया। यानी यहाँ पर जो अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पूर्ण विराम से आधा रुकना है। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखें, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। यहाँ भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। देखिए यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पूर्ण विराम से आधा रुकना है। तो इस प्रकार हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब आगे तीसरा हम लोग अल्प विराम पर बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। और अल्प विराम का सिंबल देखिए ये रहा। अल्प विराम का यही रूप वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वाक्य में जहां अर्ध विराम के आधा रुकना हो। अल्प विराम मतलब अल्प समय के लिए रुकना हो, अर्ध विराम से भी कम रुकना हो, तो वहां हम वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब हम और जगह पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे समान पदों को अलग करने के लिए, वाक्य में समान पद हो उसको अलग करने के लिए, किसी वाक्यांश तथा उपवाक्य को अलग करने के लिए, शब्द की आवृत्ति को अलग करने के लिए, उद्धरण चिन्ह के प्रयोग से पूर्व, उपाधियों के बाद, संबोधन और अभिवादन के बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण स्वरूप आप देख लें, मोहन, राधा और श्याम जा रहे हैं। यहाँ
मोहन और राधा के बीच देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, ये दोनों समान पद हैं। हाँ, यहाँ अल्प समय तक रुकना है, इसलिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। अब यहाँ उपाधि है, देखिए राहुल ने बीए अल्प विराम एमए कर ली, तो यहाँ बी और एमए के बीच अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम अल्प विराम का प्रयोग थोड़े समय, अल्प समय तक रुकने के लिए करते हैं या समानार्थी शब्दों को अलग करने के लिए करते हैं। तो आगे हम चौथा विराम चिन्ह देखते हैं। चौथे विराम चिन्ह पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। और देखिए इसका ये सिंबल है, वाक्य के अंत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। यही है प्रश्नवाचक चिन्ह का संकेत। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वैसा वाक्य, इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, या कभी कभी संदेह, अनिश्चय तथा व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी हम उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तुम्हारा नाम क्या है? के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन, यहाँ पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कहाँ जा रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब जैसे कह रहा है कि कभी कभी व्यंग्यात्मक स्थिति में, आजकल के समाज सेवी भी क्या खूब सेवा कर रहे हैं, अब इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, जबकि यह व्यंग्यात्मक लहजा है। तो इस तरह से हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए हम अगले विराम चिन्ह पर चर्चा करते हैं। अगले विराम चिन्ह पर हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का आप सिंबल देख लें, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह का संकेत। इसी संकेत को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भाव को दिखाने के लिए जो विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय को दिखाने वाले शब्द और उन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कभी कभी वाक्य के अंत में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम उदाहरण में देखते हैं इस चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। उदाहरण एक, वाह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तुम खूब सुंदर लिखे। हाय, विस्मयादि बोधक चिन्ह, वह मारा गया। छी, तुम कितने गंदे हो। तो यहां जो देखें, ये विस्मयादि बोधक शब्द है। खुशी, आश्चर्य, घृणा, विस्मय इत्यादि ये शब्द के द्वारा प्रकट किया जा रहा है, और इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। तो आइए हम दूसरा चिन्ह देखते हैं। अगला है योजक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, और ये योजक चिन्ह का सिंबल है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो योजक चिन्ह जो है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के बीच में, युग्म शब्दों के मध्य, शब्दों को दोहराने की स्थिति में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी शब्दों के बीच में ही, चाहे युग्म शब्द को लिखें हम लोग, या शब्दों को दोहराते हुए लिखें, तो उन शब्दों के मध्य, उनके बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें, जैसे सुख दुख, कभी कभी, सूखा सा, जाते जाते, ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, और ये योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में डैश कहते हैं, और इसका सिंबल ये है, इसका संकेत ये है।
इसी को हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो निदेशक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग किसी का कथन उद्धृत करने के लिए, उदाहरण देने के लिए, शब्द या वाक्यांश की व्याख्या के लिए, या किसी का नाम लिखने के लिए हम निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। अब यहाँ माँ के कथन को माँ ने कहा, यहाँ निदेशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आपस में मत लड़ो। इसके बाद हमारे महान नेता हैं, अब यहाँ देखिए गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिसको आप लिख सकते हैं, यहाँ निदेशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और मेहनत से क्या नहीं मिलता, सुख, यश, धन, संपत्ति। तो इस प्रकार निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं उद्धरण चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और इसका सिंबल ये है। ये एक डबल में होता है और एक सिंगल में भी होता है, सिंगल चिन्ह भी होता है। अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह जब किसी के कहे गए शब्दों या किसी की रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है, ज्यों का त्यों लिखना होता है, तो कथन के पहले और अंत में उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। कभी कभी लेखकों के नाम या उपनाम लिखते समय सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकहरे रूप का इसका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देखें, शास्त्री जी ने कहा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है, जय जवान जय किसान, यहाँ शुरू यहाँ बंद। गांधी जी कहते थे सदा सच बोलो, यहाँ इनके कथन को खूब प्रयोग किया गया है, तो यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला गया है। उसी तरह नाम पर जब हम उपनाम लिखते हैं तो भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का एकहरे रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी और इनका उपनाम निराला है, तो निराला में देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण देते या उदाहरण देते समय लगाया जाता है। विवरण किसी चीज का विवरण देने में या उदाहरण देने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत में 4 वेद हैं, इसका सिंबल देख ले, ये है। अब ये बता रहे हैं कि संस्कृत में 4 वेद हैं, और देखिए यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया और बताया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं, गांधी जी ने 3 बातों को महत्व दिया। इसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है और आगे लिखा गया है सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो इस प्रकार विवरण चिन्ह का प्रयोग। अगला है कोष्टक चिन्ह, जिसका सिंबल देख लें इस तरह का होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहते हैं। अब ब्रैकेट्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वाक्य का वह भाग जिसे हम वाक्य में शामिल न कर पृथक रूप से दिखाना चाहते हैं, पृथक रूप से लिखना चाहते हैं, तो उसे हम कोष्टक में दर्शाते हैं और वहीं पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य का वह भेद जिसे हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाना चाहते हैं, उसे हम कोष्टक में लिखते हैं और वहां कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख लें, यहाँ 4 वेद कोष्टक में लिख दिया गया, साम, ऋग, यजुर, अथर्व की महत्ता बताई गई है। यदि हम इस कोष्टक वाले को नहीं भी लिखते तो भी हमारा वाक्य पूरा हो जाता, सेंस पता चल जाता, लेकिन हम इसे और स्पष्ट करने के लिए हमने 4 वेदों का नाम कोष्टक के अंदर लिख दिया। तो ऐसे होता है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। अब हम लोग बात करते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह के बारे में। तो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जब लिखते समय लिखते वाक्य में कोई चीज लिखना छूट जाता है, तब हम इसके सिंबल को वहां नीचे वाक्य में छूटे हुए जगह पर नीचे लिखकर और ऊपर में हम उस शब्द को लिख देते हैं, तो वह वाक्य शुद्ध हो जाता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखें, हमने लिख दिया मोहन घूमने गया है, लेकिन पटना लिखना छूट गया, तो हम इस वाक्य में मोहन घूमने
और यहाँ पर नीचे हम हंसपद चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर ऊपर हम पटना लिख दिए। तो अब इस वाक्य को पढ़ा जाएगा कि मोहन घूमने पटना गया है। अब उसी तरह से दूसरा वाक्य है राधा सीखने गई। तो राधा क्या सीखने गई है हम लिखना चाहते थे लेकिन छूट गया। तो यहाँ नीचे हम हंसपद चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर ऊपर में हम लिख देंगे नाचना। तो इससे ये पढ़ा जाएगा कि राधा नाचना सीखने गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रुटि पूरक चिन्ह यानी जब वाक्य में लिखते लिखते कोई शब्द छूट जाता है तो जहां वह छूटा रहता है उस सिंबल को त्रुटि पूरक चिन्ह के संकेत को नीचे लिखकर और ऊपर वो जो शब्द छूट गया है उसे लिख देंगे। तो इस प्रकार वह वाक्य त्रुटि रहित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार हम त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है और आखिरी संक्षेप सूचक चिन्ह। देखिए इसका सिंबल ये होता है संक्षेप सूचक चिन्ह, जिसको हम लाघव चिन्ह भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं साइन ऑफ एब्रिविएशन। तो इसका प्रयोग किया जाता है वैसे शब्दों में यह चिन्ह किसी भी शब्द के संक्षिप्त रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यह चिन्ह जहां लगा हुआ है तो हम ये समझेंगे कि इसका ये संक्षिप्त रूप है, इसका विस्तृत रूप नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखें BA, तो इसका पूरा रूप होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। जैसे लिखा हुआ है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो ये संक्षेप में लिखा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है मतलब ये संक्षेप में लिखा हुआ है। उसी तरह से नीचे देखिए लिखा हुआ है MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो इसका ये चिन्ह लगने का मतलब ये संक्षेप में है। ये चिन्ह जहां लग गया तो ये संक्षेप सूचक चिन्ह है, जिसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये संक्षेप में लिखा हुआ है, इसका विस्तृत रूप हमें जानने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों आज हमने हिंदी के 12 विराम चिन्हों पर चर्चा किया और उम्मीद है कि इन सभी चिन्हों का आप प्रयोग पूर्व से करते रहे होंगे और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अवश्य होगी और इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य अपने हिंदी लेखन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए और यदि लगे आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट अवश्य कीजिए। नमस्कार।